नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह के समीकरण हैं केंद्र की राजनीति में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तीसरी बार फिर सरकार एनडीए की है, जिसकी नेतृत्व करता भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन अंतर इतना है कि 10 साल के बाद कोलिशन गवर्नमेंट का जो रिजिम है, दौर है, वो फिर लौटा है। और इस बार जो जनता का जनादेश है वो रूलिंग पार्टी के लिए भी है और अपोजिशन के लिए भी है। रूलिंग पार्टी से कहा गया है कि आप सरकार बनाइए, तीसरी बार बनाइए, रिकॉर्ड बनाइए। पहली आप गैर कांग्रेसी सरकार हैं जिन्होंने केंद्र में हैट्रिक बनाई है, लेकिन हम अपोजिशन को भी इस बार ताकतवर होकर पार्लियामेंट में भेज रहे हैं। शायद जनता चाहती है कि अपोजिशन भी निश्चित तौर पर एक मजबूत भूमिका में हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है उत्तर प्रदेश का जनादेश। हालांकि मध्य प्रदेश में अपोजिशन के लिए बाइपोलर पॉलिटिक्स है, कांग्रेस के लिए जनादेश निराशाजनक रहा और 29 की 29 सीटें, लोकसभा की कुल सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। हमारे साथ हैं एक ऐसे स्कॉलर पॉलिटिशियन जो किसी राजनीतिक दल से अधिक एक चिंतक और विचारक राजनेता की झलक अपने व्यक्तित्व में अधिक रखते हैं। राज्यसभा के सांसद हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और नामचीन एडवोकेट हैं। देश के प्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठित एडवोकेट्स में उनकी गिनती होती है। तो मुलाकात कीजिए विवेक तनखा जी से, जो आपके हमारे महाकौशल से नमस्कार आते हैं, नरसिंहपुर और जबलपुर से। नमस्कार। नमस्कार विवेक जी, किस तरह देखते हैं आप जो जनादेश आया है? दोनों के लिए है जनादेश। सत्ताधारी दल से जनता ने नाराजगी नहीं दिखाई है, हालांकि उनकी सीटें कम की हैं बीजेपी की, लेकिन सरकार बनाने का जनादेश उन्हीं के साथ है। लेकिन ये भी कहा है कि अब की बार थोड़ा चेक एंड बैलेंस जैसा मामला रहेगा, अपोजिशन बहुत स्ट्रांग करके पार्लियामेंट में भेजा है। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं देश के जनादेश को स्वीकार करता हूं, क्योंकि पब्लिक डेमोक्रेसी में अगर किसी की सबसे स्ट्रांग और इफेक्टिव वॉइस होती है, वो पब्लिक की होती है। जनता का जो मन होता है वो जनादेश में ट्रांसलेट होता है। और अब की जनता का जो मन जो ट्रांसलेट हुआ है, उसका जो सबसे बड़ा मैसेज 140 करोड़ लोगों के बीच में ये है कि प्रजातंत्र वापस आ गया है। एक इंडिपेंडेंस, एक फ्रीडम की का अनुभव हो रहा है। एक डर और भय का जो वातावरण, चाहे वो मीडिया पे था, चाहे इंस्टीट्यूशंस पे था, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है या चला, अब ऐसा लगता है चला जाएगा। सो प्रजातंत्र का रेस्टोरेशन ही इस जनादेश का सबसे बड़ा मैं एक मैसेज समझता हूं। और जहां तक जीत और हार की बात है, लगभग दोनों पार्टी समांतर थी। अलायंसेस से बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, नहीं तो इंडिया अलायंस 235-40 तक, 235 तक तो पहुंच गया था। 20-25 सीट का अंतर था खाली। 20 सीट भी अगर हमारी और आ जाती तो शायद सरकार हमारी होती, क्योंकि 250 में हमारी सरकार बन जाती और बीजेपी को अलायंसेस भी नहीं मिलते और उनके अलायंस पार्टनर्स हमारे अलायंस पार्टनर्स हो जाते शायद। मगर ठीक है, जनता की जो डिसीजन है वो सब स्वीकार करते हैं और आज की परिस्थितियों में हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। मध्य प्रदेश की तरफ में आऊँ विवेक जी, तो काफ़ी निराशाजनक रहा कांग्रेस के लिए। हालांकि आपने अपने कुछ बेहतरीन चेहरे इस चुनाव में उतारे थे। दिग्विजय सिंह जी की बात करूं, उनके अपने होम टाउन, अपने गृहनगर से वो मैदान में थे। राजगढ़ से मैं बात करूं, कमलेश्वर पटेल सीधी से थे, और इसके अलावा नकुलनाथ जी संघर्ष कर ही रहे थे। एक तरह से कमलनाथ जी ही समझिए चुनाव मैदान में थे। मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है, क्या यहाँ समन्वय नहीं बैठ पाया
या टॉप लीडरशिप केंद्रीय जो आपकी कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप है उसका कुछ ध्यान नहीं था मध्य प्रदेश की तरफ, या विधानसभा चुनाव के जो निराशाजनक परिणाम थे कांग्रेस उससे उबर ही नहीं पाई लोकसभा में? मध्य प्रदेश की स्थिति कॉम्प्लेक्स है। एक तो विधानसभा में जो हमारी अनएक्सपेक्टेड हार हुई जी और हम 66 में आके रुक गए, और जो 8-10% जी का जो वोट शेयर में इजाफा था, वो दैट जी केम एज अ शॉक। मतलब हम लोगों को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि हम लोग ये परिणाम किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। क्यों हुआ, मैं इसके जी बारे में विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, मगर जो हमको ग्राउंड में दिख रहा था वो काउंटिंग में हम्म नहीं दिखा हमको। हमने जैसे हम जबलपुर का बोल सकते हैं, जहां हमको मेरे को ज्यादा जानकारी है। जबलपुर में हमारे चारों एमएलए की स्थिति रीजनबली अच्छी दिख रही थी। हो सकता है कि हार और जीत हो सकती थी 2-4-5 हजार 10,000 से, बट ईच वन ऑफ देम लॉस्ट बाय 35-40,000। वो डिफरेंस तो हम लोग को शहर में कहीं नहीं दिख रहा था, शहर वासियों को भी नहीं दिख रहा था। तो कुछ आश्चर्य हुआ मुझे कि या तो हम चुनाव मशीनरी को नहीं समझ पा रहे हैं, चुनाव के तरीकों को नहीं समझ पा रहे हैं, या हो सकता है हम लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ तो कहीं ना कहीं तो त्रुटि है। और सबसे जो मेरी जो ओपिनियन है कांग्रेस को लेकर, और मैं तो ये शुरू से कांग्रेस पार्टी में बोथ विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी ये बार बार बोलता हूं, कांग्रेस को अपने आप को री इन्वेंट करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में एक नई कांग्रेस खड़ी करने की जरूरत है। आपको खूब सारा टैलेंट पूल को, पूरे प्रदेश का जो टैलेंट पूल है, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, सोशल वर्कर्स हो, एक्टिविस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, एजुकेशनिस्ट हो, टीचर्स हैं, फार्म लीडर्स हैं, यूथ लीडर्स हैं, आपको खूब लोगों को कांग्रेस और की डेमोक्रेटिक पॉलिटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जी ने किस प्रकार की लीडरशिप दी थी? हमारे कौन चीफ मिनिस्टर्स या लीडर तो ऑपोजिशन हुआ करते थे? पहले थे रविशंकर शुक्ला, उसके बाद कैलाश जी नाथ काटजू, फिर डीपी मिश्रा, फिर श्यामाचरण शुक्ला, जी पीसी सेठी, अर्जुन सिंह जी, दिग्विजय जी, जी कमलनाथ साहब, और यही लोग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में जाते थे। तो जो हमारा चेहरा होता था वो एक समाज का बड़ा व्यक्तित्व होता था, और वो व्यक्ति कांग्रेस को लीड करता था। कांग्रेस ऐसे लोगों को, नए लोगों को क्रिएट क्यों नहीं कर पाई? हमने प्रयास क्यों नहीं किया कि हमको हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे इंसान चाहिए जो उस डिस्ट्रिक्ट की शान हो, जो उस डिस्ट्रिक्ट की आस्था हो। आपके यहाँ सर, आपके यहाँ जो लीडर्स रहे, जैसे मैं आपकी भी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है रीजन्स का जिम्मेदारी के साथ, ऐसा मुझे कभी नज़र नहीं आया। अरुण यादव जी की भूमिका मुझे हमेशा लगी है बीते 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, कि वो काम ढूंढ रहे हैं। अजय सिंह जी की भूमिका मुझे हमेशा लगी है कि वो काम ढूंढ रहे हैं, और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी फ्रेटर्निटी है आपकी वकीलों की, वो सब आपको बहुत एडमायर करते हैं। लेकिन पार्टी हमेशा अजीब सी पिक एंड चूज की स्थिति में उलझी रही। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम में कमियां होंगी तभी तो आज हमारी ये स्थिति बनी है जी। इसमें जी एडमिट करने में क्या संकोच है मुझे कि भाई अगर हमारी स्थिति जी अच्छी होती है तो हमारे कारण होती है, हमारी जी स्थिति खराब होती है वो भी तो हमारे जी कारण होती है। तो इसीलिए तो निश्चित मैं तौर कहता हूं पर। जी कि हर ऑर्गेनाइजेशन को जी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत होती है। आज जुडिशरी की बात करें, डोंट यू थिंक जुडिशरी हैज टू इंट्रोस्पेक्ट? 3 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, जो जैसी व्यवस्था पब्लिक चाहती है हम वैसी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। डोंट यू थिंक ब्यूरोक्रेसी एंड पुलिस नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट? पुलिस अरेंजमेंट्स कितने अपॉलिंगली पुअर है, करप्शन की जो हालत है वो अनचेक्ड है, अनअबेटेड है।
हम आजकल एक हम हर मतलब टू बी करप्ट इज नॉट अ डिसेबिलिटी एनीमोर। आप अगर आप भ्रष्ट हैं, उससे आपको डिसेबिलिटी का कोई सामना नहीं करना पड़ता है। पुराने जमाने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक आध दो करप्ट होते थे, रेस्ट अच्छे होते थे, लोग स्वच्छ अच्छे लोग होते थे। आज इस वाइस वर्सा। तो हमने अपनी सोसाइटी को इतना डिग्रेड कर दिया है, इतना गिरा दिया है कि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कभी बड़ी चिंता होती है अपने देश के बारे में, स्पेशली अपने प्रदेश के बारे में। तो ठीक है, व्यवस्थाएं आती जाती रहेंगी, कभी बीजेपी आएगी, कभी कांग्रेस आएगी, कभी और पार्टी आएगी, बट पब्लिक का कहां से भला होने वाला है इससे? मेरी चिंता एक लार्जर इशू पे है। पार्टी तो आती जाती रहेंगी, इंट्रोस्पेक्ट भी करेंगी, नई पार्टीज भी आएंगी, पुरानी पार्टीज भी उभरेंगी। जैसे कांग्रेस हैज इमर्ज्ड दिस टाइम इन इंडिया, करीब 100 सीट तक पहुंच गई है कांग्रेस। बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्यों हैं? वी आर हियर फॉर द कंट्री। मकसद है कि हम इस देश को आगे कैसे बढ़ाएं, इस सोसाइटी को कैसे ऑल वेल ऑर्गेनाइज करें, इसके सिस्टम्स को कैसे इंप्रूव करें। मेरा यही प्रॉब्लम है कि जितना अटेंशन हमको इन चीजों पे देना चाहिए, उतना हमारा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं देता है। मध्य प्रदेश के रिवाइवल के लिए जैसा आपने कहा कि बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कुछ आपकी आगे अगर राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी कोई मीटिंग इस तरह की बुलाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश देखिए, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये चुनिंदा राज्य हैं जहां अभी भी बाइपोलर पॉलिटिक्स का कैरेक्टर इंटैक्ट है। बाकी जो काऊ बेल्ट या हिंदी पट्टी कही जाती है वहां काफ़ी मिक्स्ड पॉलिटिक्स है। और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को नुकसान हुआ है वो यही वजह रही कि वहाँ बाइपोलर पॉलिटिक्स नहीं थी और एक पुराना जो फ्लेवर है समाजवादी पार्टी का, उसने री इमर्जेंस बहुत ताकत से किया है। तो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए क्या आपको लगता है कि ये पार्टी आला कमान जो आपका है ये सोच रहा होगा संजीदगी से, गंभीरता से? देखिए, पार्टी हाईकमांड के पास भी क्या विकल्प है? अगर नहीं सोचेंगे तो मध्य प्रदेश रिवाइव कैसे होगा? और हर पॉलिटिकल पार्टी तो चाहती है कि अपनी यूनिट्स को स्ट्रेंथन करे। तो आई एम श्योर मध्य प्रदेश इंडिया का पार्टी हाईकमांड भी इसी तरह सोचेगा। मगर सोचना एक बात होती है और एक डिफरेंट सोच दूसरी बात होती है। हम लोगों का जो एक सोचने का ढंग है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज का, वो बड़ा सीमित सोच है। बड़ा सीमित सोच है कि भाई आज विवेकानंद का नहीं उपयुक्त है तो मिश्रा जी को बता दो, मिश्रा जी उपयुक्त नहीं है तो सिंह साहब को बता दो, या शरद भाई को बता दो। इससे मेरे ओपिनियन में पॉलिटिकल पार्टीज की सोच इसके बियॉन्ड होनी चाहिए। You should be looking for leadership. You should be looking for value-based leadership. आपको एक इंटेलेक्चुअल पूल कलेक्ट करना चाहिए। स्टेट का या नेशन का गवर्नेंस हैज टू बी एट द हैंड्स ऑफ पीपल हु अंडरस्टैंड द नेशन। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 250 लोग थे, कितने बुद्धिमान थे, कितना अच्छा डॉक्यूमेंट आपको बना के दिया। आज वही कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए मोदी जी की सरकार 240 में आ गई है। लोगों को आज भी उस डॉक्यूमेंट पे इतनी आस्था है कि हमने जब बोला कि संविधान खतरे में है और लोगों को ये दिखा और लोगों ने ये समझा, तो देखिए आज लोगों के रिएक्शन क्या था। तो इंडिया, मैं तो इसमें बहुत अच्छा साइन समझ रहा हूं कि लोगों ने जो संविधान के प्रति आस्था दिखाई और सीरियसनेस दिखाई, ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छा सिग्नल है, और हर पार्टी के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, जुडिशरी के लिए भी है कि कानून से चलो, डरो मत। तो विवेक जी, आप ये मानते हैं कि इस इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा संविधान ही था जो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में खासतौर से बहुत एग्रेसिवली उठाया समाजवादी पार्टी के साथ, और ये लोगों के मन तक पहुंचा? और क्या आप ये भी मानते हैं कि इमोटिव इश्यूज या रिलीजियस इश्यूज या हिंदुत्व के जो मुद्दे हैं उससे भी बड़ा मुद्दा है ये? बड़ा आश्चर्य है मुझे, संविधान का इशू पूरे देश के लिए था, ये हम लोगों ने तो सभी जगह उठाया था। उत्तर प्रदेश में चला, मध्य प्रदेश में नहीं चला, क्यों? राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बना, अयोध्या के 100 किलोमीटर की पेरिफेरी में बीजेपी पूरी हार गई,
और जी। आप कहते हो कि राम मंदिर का इम्पैक्ट जब मध्य प्रदेश में हुआ, तो वो जो पॉलिटिक्स को समझना और वोटर को समझना भी बहुत डिफिकल्ट है। जो चीज उत्तर प्रदेश की थी वो वहां जी। वर्क नहीं कर रही थी, दूसरी जगह वर्क कर जी। रही थी। क्यों वर्क कर रही थी, ये हम्म। शोध का विषय है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो जी जी जी। डेंजर में है, ये तो सब जगह समानता से एप्लीकेबल था। इट शुड हैव, जैसे उत्तर प्रदेश में इसका अंतर पड़ा, मध्य प्रदेश में भी आना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी आना चाहिए था, राजस्थान में कुछ हद तक आया, 11 सीट्स 25 में से ऑपोजिशन को मिली। तो मैं कभी कभी इस पे सोचता हूं कि ये क्यों ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश अछूता क्यों रहा इन बातों से। जो बातें उत्तर प्रदेश में चली वो विवेक जी बिल्कुल ठीक है। आपका सवाल बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है और महाराष्ट्र का भी पड़ोसी राज्य है। 2 राज्यों में बीजेपी को नुकसान होता है जो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन वहाँ की लहर, जो भी लहर थी वो मध्य प्रदेश में नहीं होती और यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव रहती है और तमाम चीज़ें होती हैं। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि आपके लीडर्स की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भारी पड़ते हैं पार्टी पे? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बाद में सो कॉल्ड जीतू पटवारी जी वर्सेस कमलनाथ जी, ऐसे भी इक्वेशन रहे। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव वर्सेस भूपेश बघेल रहे, सचिन पायलट वर्सेस गहलोत साहब रहे राजस्थान में। क्या आपको लगता है भीतर भीतर ये दीमक की तरह ये कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस को बहुत कमजोर कर देते हैं और ये नीचे तक कंफ्यूजन से भर देते हैं पार्टी? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं भी होगा तो कमजोर करेगा। देशों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो देश कमजोर आते हैं, तो ये तो आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं भी कमजोर करता है। बट मेरा ओपिनियन है, मेरी बात दूसरी है। कॉन्फ्लिक्ट तो रहता है, उसके बाद भी तो लीडर्स इमर्ज होते हैं, आइडियाज इमर्ज होते हैं। मतलब wasn't केजरीवाल एन आइडिया इन दिल्ली? केजरीवाल कहां से आ गए थे? इनकम टैक्स ऑफिसर थे, कमिश्नर थे, बिल्कुल रिजाइन करके आए और एक आइडिया ऑफ गवर्नेंस लेके आए, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। तो समवेयर हम लोगों को भी कोई ना कोई आइडिया लेके आना पड़ेगा, उस आइडिया को एक्सेप्टेबल बनाना पड़ेगा। बोलने वाले जो होंगे उस आइडिया को, वो भी एक्सेप्टेबल होने चाहिए पब्लिक को। और ये पॉलिटिकल पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी या पॉलिटिकल पार्टी का रिसर्जेंस इसी पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो चेहरे हैं जो आपके लिए बोल रहे हैं, उनका जो बात को कितनी अहमियत दी जा रही है और कितनी सीरियसली एक्सेप्ट की जा रही है। और वो जो पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम वहीं से जो डेवलप होता है, वही एक पार्टी को बनाता है या बिगाड़ता है। जैसा आपने कहा कि चीज़ें रिवाइवल की ज़रूरत है कांग्रेस को और सोचा जा ही रहा होगा। कुछ आपके सुझाव हों इसको लेकर? और मध्य प्रदेश जब आप लौटेंगे तो लौटना तो है ही और लौटते रहते ही हैं, आप आते ही हैं मध्य प्रदेश, लेकिन क्या आपको लगता है कि तमाम बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, विवेक तनखा जी, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इन सबको जीतू पटवारी जी के साथ बैठकर एक समझना चाहिए मध्य प्रदेश के पल्स को? और क्या मध्य प्रदेश की जनता एक अपोजिशन के नाते कांग्रेस से अपेक्षा रखती है और कैसे आगे की रणनीति तय हो? आपकी बात बिल्कुल सही है कि सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा अगर हमको रिवाइव होना है। नंबर 2, बट खाली हम साथ मिलकर चलेंगे वो भी सफिशिएंट नहीं है। हमको एक नई कांग्रेस को जन्म देना है। हमको बहुत सारा नया टैलेंट पूल लेके आना है। हमारे बच्चे ही कांग्रेस में बढ़े, ये इंप्रेशन कांग्रेस को दूर करना चाहिए। और कांग्रेस में नए फर्स्ट जनरेशन लीडर्स डेवलप होने चाहिए, जो लोग स्कूल्स कॉलेजेस से या प्रोफेशन से निकल के आते हैं और एक्सेल करते हैं। उन लोगों को ये एक फीलिंग होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए कि अगर हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो हमारा यहाँ भविष्य होगा। प्रॉब्लम हम ये है कि हम वो एक नए व्यक्ति को जो कांग्रेस में आ सकता है और जो कांग्रेस को आगे ले जा सकता है, जो अदरवाइज राजनीतिक परिवार से नहीं है, परिवेश से नहीं है, हम उसको अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि हमको उसको एक प्रकार से
ये व्हाट यू से कि उसको एश्योर करना पड़ेगा कि अगर तुम कांग्रेस में आओगे, अच्छा काम करोगे और पब्लिक तुमको एक्सेप्ट करेगी, तो तुम्हारा भी कांग्रेस में एक अच्छा भविष्य होगा। जब तक ऐसे नए नए लोग नहीं आएंगे और एक नई कांग्रेस का उदय नहीं होगा, कांग्रेस री इन्वेंट नहीं होगी, तो हमको अपना वोट शेयर बढ़ाने में दिक्कत जाएगी। वोट शेयर तभी बढ़ता है जब आप इश्यूज बेस्ड बातों को लेके आगे आते हो। आपको याद होगा, अगर हम व्यापम को लेके नहीं आते, अगर किसानों का आंदोलन नहीं होता और अगर अब किसानों की तकलीफें सामने नहीं आती, और ये तो हमको 18 में 114 सीट नहीं मिलती। नॉर्मल कांग्रेस के और तो कांग्रेस के लीडर्स की क्षमता 114 सीट की नहीं होती थी। वो 50 से 80 सीट आपको दिला सकते हैं। पर जब हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को लेके आते हैं और जनता से जुड़ के एक्टिविस्टों के साथ और तमाम सिविल सोसाइटी के साथ हम अपना ऑपोजिशन एक डेवलप करते हैं जो पब्लिक को सराहता है, जो पब्लिक को पसंद आता है, तब हमारा वोट शेयर बढ़ता है। और जब तक वोट शेयर हम बढ़ाने का इस प्रकार से प्रयास नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वापस आ पाएगी, अनलेस ये बहुत बड़े स्तर पे प्रयास हो। बिल्कुल विवेक जी, और मैं समझता हूँ आपने जो बातें कही हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो है कि मुद्दा आधारित राजनीति, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, ये सबसे ज़रूरी है। और जैसा विवेक जी ने कहा है कि देश में संविधान का मुद्दा, जो पूरे देश में संविधान बचाने का मुद्दा उठाने की कोशिश कांग्रेस ने ताकत से की, उसने एक डिविडेंड दिया, ऐसा उनका क्लेम है, ऐसा उनका दावा है। और हालांकि वो इस पर आश्चर्य भी जताते हैं कि ये शोध का विषय है, रिसर्च होना चाहिए कि जो इशू उत्तर प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशन का नीचे तक जाता है वो मध्य प्रदेश में आकर क्यों ठिठक जाता है। बहुत शुक्रिया विवेक जी कि आपने वक्त निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।